हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक ने आज लाइफ टाइम हाई बनाया और थोड़ा सा नीचे आकर क्लोज हुआ। सो इससे पहले एक बार इससे करंट प्राइस से ऊपर बंद हुआ था एंड दिस वाज ऑन 4 मई 2023। लेकिन ऐसा होता है अक्सर और ऐसी कोई बात नहीं है। सो राइट नाउ इट इज मेकिंग ए ब्यूटीफुल पैटर्न। इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं किसी भी तरह का। और मैं आपको वैसे बताऊंगा इसको क्या नाम दिया जाए। इसको रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ही नाम देंगे। और अगर हम लेफ्ट इतने बड़े शोल्डर को यहाँ पर नजरअंदाज कर दें, कहें कि इतना बड़ा लेफ्ट शोल्डर नहीं हो सकता हेड के कंपैरिजन में, सो वी कैन कंसीडर इट ए कप विद हैंडल पैटर्न एज वेल। तो यहाँ पर ये प्रॉपर कप विद हैंडल पैटर्न इस तरीके से बनता है। सो दोनों ही सिनेरियो में हमें इस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए और दोनों ही सिनेरियो में जो इसका टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है वो टेक्निकल टारगेट काफी ऊपर निकल कर आता है। हमें इस पर्टिकुलर केस में जब भी कप विद हैंडल पैटर्न यूज करें या फिर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यूज करें, वी नीड टू यूज द रेगुलर चार्ट, नोट द लोग चार्ट। तो यहाँ पर रेगुलर चार्ट पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद में जो भी ये गैप है यहाँ पर, जो मैक्सिमम गैप है, इस गैप को हम ऊपर लेकर चलेंगे और ऊपर लेकर यहाँ अपलोड कर देंगे जो इसका ब्रेकआउट लेवल है। अब ब्रेकआउट लेवल के बाद जो इसका टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है दैट इज ऑलमोस्ट 2171, यानी कि करंट प्राइस से 26% अप। बट लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें कभी भी इस तरीके से नहीं समझना चाहिए कि एक बार हमारा टेक्निकल टारगेट आ गया तो उसके बाद चीजें और ऊपर नहीं जाएंगी। जो ये जर्नी है, दिस जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड। वो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप मानकर चलो February 21 से लेकर अभी तक एज सच कुछ भी ग्रोथ नहीं आई है। और February 21 की अगर हम बात करने लगे तो उस टाइम पर जो कंपनी का प्रॉफिट था, वो कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट अब से हाफ या उससे कम था। सो February 21 के लिए जब हम यहाँ पर उससे पहले ईयरली रिजल्ट्स जो पब्लिश्ड है वो मार्च 20 के रहे होंगे। सो 27,000 से 46,000 के आसपास की फिगर है। सो डबल नहीं है, लेकिन डबल से बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। और अगर हम इससे और पहले जाने की बात करें, जैसे हम यहाँ पर जनवरी 20 की बात करें या जनवरी 20 भी छोड़ें, जुलाई 19 की बात करें, तो जुलाई 19 से लेकर अब तक जो ओवरऑल यहाँ पर ग्रोथ रही है स्टॉक प्राइस में दैट हैज बीन 38%। और जुलाई 19 की जब हम बात कर रहे हैं तो जुलाई 19 के केस में हम यहाँ पर मार्च 19 के नंबर्स देखेंगे और मार्च 19 से अब तक यानी कि 22,000 करोड़ से जो अभी नेट प्रॉफिट आया है दैट इज 46,000। ये डबल से ज्यादा है और स्टॉक प्राइस में जो मूवमेंट है दैट इज 38%। नाउ एक जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम सबको काफी हद तक बोदर भी कर रही थी कि इनका मर्जर होने देते हैं, मर्जर के बाद यहाँ पर चीजें क्लियर होंगी, तो क्लियर पहले भी थी, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं था। और अगर आप चैनल पर जाकर देखोगे तो एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड मैं पहले भी 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ और वहां पर भी काफी सारी क्लैरिटी आई थी। अब जब ये यहाँ पर लाइफ टाइम हाई बना रहा है तो इस चीज को सपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर बिजनेस भी देखना होता है और हमें यहाँ पर फाइनेंशियल्स भी देखने होते हैं। तो जनरली मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो सबसे पहले बिजनेस डिस्कस करते हैं, उसके बाद में फाइनेंशियल्स डिस्कस करते हैं और उसके बाद में टेक्निकल करते हैं। आज इसको उल्टा किया क्योंकि यहाँ पर जब हमने टेक्निकल टारगेट यहाँ पर सेट कर लिया तो उसके बाद में फाइनेंशियल्स यहाँ पर सपोर्ट करते हैं क्या, वो भी हमने चेक कर लिया कि फाइनेंशियल्स यहाँ पर लगातार इंप्रूव हो रहे हैं और जो ईयरली रिजल्ट है दैट इज द हाईएस्ट एवर। और जो मार्च की रेवेन्यू है, मींस इस ईयर की रेवेन्यू है, दैट इज आल्सो हाईएस्ट एवर। और साथ में जो हमारा क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं दैट इज हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और यहाँ पर नेट प्रॉफिट इज आल्सो हाईएस्ट एवर। तो यहाँ नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर से थोड़ा सा कम है विवेक भाई। तो जब भी हम लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं जनरली हम लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करते हैं और उस सेंस में देयर इज अ गुड ग्रोथ ऑफ 20%। लेकिन लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में अभी थोड़ा सा जरा सा कम है। ये बहुत ज्यादा कुछ भी इंपैक्ट नहीं है, इस चीज से बहुत ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे में क्या होता है, जनरली जो एक्सपेंसेस हैं जब मर्जर वाली बातें चल रही होती हैं तो वो एक्सपेंसेस थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। वो बहुत सारी चीजें हैं। तो हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल्स भी यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। बिजनेस के आउटलुक की एक बार बात करें तो बिजनेस का आउटलुक बहुत ही यहाँ पर क्लियर कट बोला गया है। तो इसके लिए बड़ा सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जब भी किसी स्टॉक को एनालाइज करें उस स्टॉक का नाम डालें, न्यूज लिखें गूगल पर और न्यूज पर जाकर क्लिक करें। तो जब न्यूज पर जाकर क्लिक करेंगे तो सारी चीजें यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो सारे निकल कर भी आ जाएंगे। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आती है कि एचडीएफसी बैंक मर्जर एम टू डबल ग्रोथ एवरी 4 years
जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जगदीशन जी, उनका ये कहना है। और इसी न्यूज को अगर हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ें भी तो उन्होंने इस बात को साफ साफ बोला भी है दैट एचडीएफसी चीफ टारगेट एक्सीलरेटेड ग्रोथ एम्स टू क्रिएट ए न्यू बैंक एवरी 4 years। अब जो बादल से यहाँ पर नजर आ रहे थे कि पारिक साहब यहाँ से रिटायर होंगे, पुरी साहब यहाँ से रिटायर होंगे, जो जिन दोनों लोगों ने एचडीएफसी ग्रुप को पूरा यहाँ से बहुत टॉप तक लेकर गए हैं, उनके बाद क्या होगा। तो जो न्यू पीपल हैं, ये एक तरह का डीएनए सेट कर दिया जाता है, वो ऑलरेडी सेट है। एचडीएफसी बैंक को लेकर जो मैनेजमेंट है, हमने एक लिंक्डइन पर और एक वीडियो भी वायरल होती देखी थी कि किस तरीके से एक सीनियर अपने जूनियर्स को यहाँ पर स्कोल्ड कर रहा था कि क्यों ऐसा नहीं हुआ, क्यों आपने, वो मीन्स अब्यूजिव लैंग्वेज भी थी। तो वो अच्छा कल्चर नहीं था, लेकिन कंपनी ग्रोथ को लेकर कितना सीरियस है वो चीज वहां से नजर आती है। हालांकि ऐसा कभी भी नहीं है कि अगर टॉप मैनेजमेंट ने बोला कि ग्रोथ लेकर आना है तो ह्यूमन को ह्यूमन ना समझा जाए, दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन जो मैनेजमेंट का प्रेशर है उस चीज को हम यहाँ पर सेंस कर सकते हैं। तरीका गलत था उस काम को करने का और जूनियर टीम से कराने का, लेकिन जो मैनेजमेंट का प्रेशर रहा होगा वो भी वहां पर देखा जा सकता है। सो 4 years में एक नए बैंक का आना मीन्स ये ग्रोथ होना, तो ये 20% का CAGR निकल कर आता है लगभग। और 20% का CAGR अगर रहता है 4 years में पैसे को डबल करने का, सो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इससे ज्यादा नहीं चाहिए होता। और जब ये न्यू मैनेजमेंट आकर श्योरिटी देती है, टॉप लेवल से मर्जर के बाद की ये श्योरिटी निकल कर आती है, तो वहां एक कॉन्फिडेंस झलकता है और वहां पर वो बाइंग होते हुए नजर भी आती है। और ओवर वैल्यूएशन के बदले अंडर वैल्यूएशन बैंक ऑलरेडी हो चुका है। इस बात को अगर हम देखें कि किस बेस पर हम ये बात करें, तो पी रेशो को अगर हम देखें, सो 10 years का एक बार पी रेशो देखते हैं। सो 10 years का जो इससे पहले लोएस्ट लेवल पर पी रेशो रहे हैं, अभी भी लोएस्ट लेवल की रेंज पर हैं। इससे पहले जो सबसे नीचे का लेवल आया था दैट वाज 16.9 और ये कोविड के टाइम पर था। और अभी 20.6 के आसपास है। जो हायर रेंज बार बार ये टच करता है दैट इज 27 यहाँ टच किया, फिर 28, यहाँ पर 29 टच किया, और 2017 में 30 के आसपास का टच किया, फिर 18 में 30 के आसपास का टच किया, फिर 19 में 33, 34 के आसपास टच किया। इवन जो करंट कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन में भी फेब 21 में 28 का पीई था, और उसके बाद में अक्टूबर 21 में भी 28 का पीई था, एंड राइट नाउ दिस पीई इज 20.9। तो यहां पर इस पी रेशो के लिहाज से अभी तक का लोएस्ट लेवल पर है। इवन दो ड्यूरिंग लास्ट 2 years स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं गया, लेकिन पी कम आता गया। पी कम क्यों आता गया? क्योंकि नेट प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर बढ़ती गई और आउटलुक यहां से बहुत ज्यादा अच्छा होता हुआ नजर आता है, और मैनेजमेंट भी इस बात को कह रही है। अब ये जो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर है, इसका इंपैक्ट क्या आएगा ग्लोबल सिनेरियो पर? ग्लोबली जो एचडीएफसी की इमेज है वो सीधा सीधा यहां से बूस्ट करती हुई नजर आती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि आज की डेट में अगर एचडीएफसी बैंक की हम मार्केट वैल्यूएशन देखने लगे दैट इज $129 बिलियन, और ये आज की है या कुछ टाइम पहले की है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा यहां पर, लेकिन ओवरऑल $129.91 बिलियन नजर आती है। और इस चीज को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 9,60,000 करोड़ रुपीस का ये अमाउंट है, एंड 9,60,000 करोड़ को अगर हम यहां पर डिवाइड करते हैं 82 से, तो ये हमारा 117 बिलियन के आसपास निकल कर आता है। और ये जो इससे पहले फिगर दिखाई गई है यहां पर दैट इज $129 बिलियन। एनीवेज बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। सो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड जब ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, तो जो वैल्यूएशन यहां पर $130 बिलियन की दिखाई हुई है, और ये हमारी 190 बिलियन के आसपास पहुंचती है। अब जब $190 बिलियन के आसपास की हमारी ये मार्केट वैल्यूएशन बनती है, सो इट विल बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट मोस्ट वैल्यूड बैंक इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड लेवल की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां लार्जेस्ट बैंक इन बैंक होल्डिंग कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन ये वर्ल्ड ओवर मैंने देखा है, और ये लार्जेस्ट मींस फोर्थ लार्जेस्ट बैंक बन जाता है। और इससे ऊपर कितने बैंक्स हैं? सिर्फ 3 बैंक्स हैं जो निकल कर आते हैं। जेपी मॉर्गन चेस जो अमेरिका का है, और आईसीबीसी ये जो चाइना का है, एंड बैंक ऑफ अमेरिका जो अगेन अमेरिका का है। अब अगर बैंक ऑफ अमेरिका उतनी स्पीड से नहीं चलता, और अगर हम इस बात को ठीक देखकर मानकर चलें कि एवरी 4 years एचडीएफसी बैंक विल कीप ऑन गेटिंग डबल, तो 8 years में ये मीन्स 4 times होता हुआ नजर आता है।
और इस तरह के बैंक्स अगर इस तरह की यहाँ पर प्रिडिक्शन देंगे और ये लोएस्ट एवर लेवल का अगर पी रेशियो यहाँ पर मेंटेन रहेगा तो भी ये इंपैक्ट है। अगर पी रेशियो यहाँ से 20 से 30 आ जाता है तो 50% का उछाल तो यहीं से सीधा सीधा बनता है। तो यहाँ हर तरीके से पॉजिटिव चीजें नजर आती हैं और जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न है वो भी साफ साफ यहां पर एक ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी पहले पास्ट में इस तरह के यहां पर टेक्निकल टारगेट्स बनाकर अगर बैंक निकला है जो कंसोलिडेशन के बाद निकला है, तो इससे पहले अगर हम देखें तो सेम तरीके की कंसोलिडेशन अपनी 2013-14 के पीरियड में थी। इसके बाद में इस तरह की कंसोलिडेशन जो आई दैट वाज 15, 16, 17 और उसके बाद में सिर्फ अभी इस तरह की इतनी बड़ी कंसोलिडेशन आई है। अदरवाइज इससे पहले 2 बार ये कंसोलिडेशन आई थी और यहां पर हम कह सकते हैं 10th और 11 ईयर्स में भी सेम इसी तरह की कंसोलिडेशन थी। तो हम 3 कंसोलिडेशन यहां पर देख सकते हैं और जब भी इस तरह के कंसोलिडेशन के बाद में जो हाई बने हैं लगातार वो कितने परसेंट के आसपास बने हैं, सो दिस वाज 40% जब 12 के बाद यहां पर निकला और 12 के बाद निकलने के बाद में जब 14 के बाद निकला सो दिस हाई वाज 56% की इसने यहां पर रैली दिखाई और उसके बाद जब 16 के बाद निकला तो ये रैली हमारी निकल कर आई 99%, 100% की यहां पर रैली निकल कर आई। तो अभी क्या सिनेरियो नजर आता है मेरे हिसाब से, अगर हम ओवरऑल सारी चीजों को देखने लगे कि लास्ट 2 ईयर से सिर्फ नेट प्रॉफिट बढ़ा है, स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ा। लास्ट 2 ईयर से बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, एक बार इस बात को वापस से चेक कर लेते हैं। जो हाई बना था दैट वाज इन February 21, तो 2.5 ईयर्स हो चुके हैं जिसके बाद से स्टॉक प्राइस सेम लेवल पर है। 2.5 ईयर्स में बहुत नेट प्रॉफिट आए हैं और नेक्स्ट 1 ईयर में या 2 ईयर्स में ऑफ कोर्स नेट प्रॉफिट वापस से बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। सो मेरा मानना है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में ही ये स्टॉक प्राइस यहां से डबल होता हुआ नजर आता है और पास्ट में भी ये चीज हम देख सकते हैं। जब भी इस तरह का लॉन्ग कंसोलिडेशन आया है उसके बाद में स्टॉक प्राइस ने अच्छा खासा जंप लिया है। सिर्फ और सिर्फ उतना जंप नहीं लिया जितना वो कंसोलिडेशन का टेक्निकल टारगेट था। तो क्या हमें टेक्निकल टारगेट के बेस पर ट्रेड करना चाहिए, क्या हमें इसको लेकर रखना चाहिए, ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम मैनेजमेंट की बात को सही मानते हुए, अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को सही मानते हुए और स्टॉक एक 2.5 ईयर से एक रेंज में है और नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो हुए हैं और आगे भी ग्रो होते रहेंगे। हम लॉन्ग टर्म यहाँ पर ट्रेडर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या मिड टर्म ट्रेडर हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, ये हमारी अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम मिड टर्म ट्रेडर की बात करने लगे तो जो टेक्निकल टारगेट हमारा यहाँ पर निकल कर आता है, जो एक प्रॉपर यहाँ पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो उसके हिसाब से जो ऑलमोस्ट 26% के आसपास का जो ग्रोथ था वो सीधा सीधा हम यहाँ पर पिक कर सकते हैं। लेकिन जब मैं ये सब बातें कह रहा हूं तो आप ये बात ध्यान से समझकर चलना, मेरी किसी भी तरीके की यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर टेक्निकल टारगेट 2170 का निकल कर आता है, लेकिन अगर हम 100% ग्रोथ की यहाँ पर बात करने लगे तो 100% ग्रोथ भी यहाँ पर साफ साफ नजर आती है नेक्स्ट 2 ईयर्स में। बट अगेन यहां पर डिसीजन आपको लेना है। मैं आपको सारी चीजें एक साथ कंबाइन करके दिखाई कि इस पर्टिकुलर टाइम पर जब स्टॉक प्राइस लाइफ टाइम हाई पर है, और जो मैं हमेशा कहता हूं कि सस्ता खरीदो लाइफ टाइम हाई पर बेच दो, बट जब यहां पर लास्ट 2.5 ईयर्स में नेट प्रॉफिटेबिलिटी की इतनी सारी उछाल हो और आगे का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा हो, तो लाइफ टाइम हाई पर निकलना जरूरी नहीं होता। जब 2 ईयर्स लॉन्ग कंसोलिडेशन यहां पर हुआ हो और पास्ट जो हिस्ट्री है वो इस बात को बताती हो कि उसके बाद में एक अच्छी खासी रैली आती है। तो हमें यहाँ पर स्ट्रीट स्मार्ट होने की जरूरत होती है। कोई भी ऐसा थंब रूल नहीं है इस स्टॉक मार्केट में जिसको हम कह सकें कि अब यही होगा तो यही होगा। एक बार आपने बोल दिया लाइफ टाइम हाई पर निकलना है तो निकलना है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करने की जरूरत है। जो पेड़ ज्यादा सख्त होते हैं वो हवा के चलने पर यहाँ पर टूट जाते हैं, तो बेटर है कि हम मुड़ जाएं, झुक जाएं और यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी निकाल कर देखें, तो प्रॉफिट लेकर जाएं। हमारा मकसद स्टॉक मार्केट में कोई चैंपियन बनना नहीं है या अपने आप को सही या गलत साबित करना नहीं है। हमारा पर्पस स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है। यहाँ पर अपने उस मकसद को पूरा करने की जरूरत है। मैं अपना एक्सपीरियंस, अपनी सारी बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, खुद सब्सक्राइब करें, दोस्तों को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को साथ लेकर चलेंगे तो ये जिंदगी और ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी। यहाँ पर मैं वीडियो बनाता रहूंगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।